सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम लोग का GKPY की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सभी को गुड इवनिंग। और मुझे पता है काफ़ी लोगों ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे भी और कमेंट भी किया कि सर बैकग्राउंड जो है उसको वाइट रखिएगा जो नोट्स के हैं। तो वाइट ही रहेगा, कल ब्लैक हो गया था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और वाइट ही रहेगा, ठीक है। वो कल बन चुके थे नोट्स, मैं बताना भूल गया इसलिए उनको। तो अभी आपके वाइट ही नोट्स रहेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में आपके नोट्स रहें, लेकिन आपको वाइट बैकग्राउंड में ही जो भी नोट्स मिलेंगे वो वाइट बैकग्राउंड में ही मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। कैसे कैसे नाम रखे हुए, पत्ता गोभी है। गुड इवनिंग आनंद, अमृता, भारती, तुषार, विशाल, मनीष, धीरज, पारिजता, निशा, पोन्नाडा, हरीश, गुड इवनिंग सभी को। और कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी सीजीएल टियर 1 एक तरह से क्लियर करने की पूरी उम्मीदें हैं उनको। तो अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 और ये सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। और क्या, और कुछ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन करो। गोपिका वर्मा इज़ ए क्लासिकल डांसर ऑफ, और बाकी मैंने CHSL के टियर 1 और टियर 2 CHSL के जो आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। जो बाकी के शिफ्ट्स हैं उसके भी मैं अभी जाके भी, क्योंकि व्हाट्सएप मैंने खोला नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चंस भेजते हैं, तो मैंने भी खोला नहीं है, तो इस वजह से मुझे मिले नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे ही, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कल ही जो हम लोगों ने याद करिए पेलाग्रा के बारे में पढ़ा था, विटामिन B3 की वजह से होती है, कल पढ़ा था। क्वेश्चन आया, एक दो क्वेश्चन और जो हम लोगों ने कल देखे थे वो डायरेक्टली जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं क्वेश्चन देख रहा था उसमें थे, ठीक है। तो इस वजह से, या फिर जिसने भी 51 लेवल लेक्चर्स किए हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रिवाइज करके जाइएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज गोपिका वर्मा इज़ अ क्लासिकल डांसर ऑफ डैश। गोपिका वर्मा डैश की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो हम लोगों ने किस तरह से याद किया था, चलिए मान लेते हैं पार्ट 2 है और हम लोगों ने याद नहीं किया, तो अब याद कर लीजिए। जो एक लड़की है मोहिनी करके, उससे हमने ये कहा कि मोहिनी जाओ गोपी के कान में जाके कुछ सुनाओ, गोपी के कान में कुछ सुनाओ, ठीक। तो मोहिनी ने पूछा क्या सुनाना है, तो हमने बोलना है जय राधा कृष्णा। क्या बोलना है? जय राधा कृष्णा, बस इतना सा बोलना है। हमने कहा हाँ। तो गोपी से हो जाएगा गोपिका वर्मा, ठीक है, गोपिका वर्मा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कान से हो जाएगा कनक रेले, सुना से हो जाएगा सुनंदा नायर, जय से हो जाएगा जय प्रभा मेनन, राधा से हो जाएगा राधा दत्ता, और कृष्णा से हो जाएगा कृष्णा पनिकर। CKER, खत्म, मोहिनीअट्टम। आपको क्या करना है, बस मोहिनी से ये बोलना है कि गोपी के कान में जाके सुनाओ। क्या सुनाना है? जय राधा कृष्णा। खत्म हो गए सारे एक्सपोनेंट, बचा ही नहीं कुछ। बस एक एक्स्ट्रा आप नोट कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट है, दैट इज कल्याण कुट्टी, ठीक है, कल्याण कुट्टी अम्मा, ठीक है। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे रिसेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। कहाँ का ये डांस है, क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम? ये हमारा केरल का। केरल के 2 हैं, मोहिनीअट्टम है, कथकली है। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? यूपी का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मणिपुरी से आपको याद रखना है, इसके 2 फॉर्म्स हैं, जागोई एंड चोलोम। ये इसके मणिपुरी डांस के 2 फॉर्म्स हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कच्चीपुड़ी लोग खाते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का है, नागालैंड मणिपुर, ऑब्वियस सी बात है, नागा हिल्स नागालैंड में ही होंगी, मिजो हिल्स मिजोरम में होंगी, और मणिपुरी हिल्स आपकी मणिपुर में होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाटली हिल्स। पाटली हिल्स आपका जो मुंबई वाला एरिया वहाँ पे पड़ती हैं, वो पूर्वांचल हिल्स का पार्ट नहीं है। और भी हमारी हिल्स हैं जिसको मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ, एंड दैट आर, ये अरुणाचल प्रदेश है, मैं नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूँ, चलो इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, जिस तरह से आप, ये है इंडिया, ठीक है, तो ये आप मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, नीशी,
याद रखिएगा इन हिल्स के नाम हैं, और ये जो हिल्स के नाम पढ़ते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स के नाम पे पढ़ते हैं। डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नीशी, अरुणाचल में ही है, ठीक है। अरुणाचल के नीचे कौन सा स्टेट है? अरुणामामी। आई होप ये सभी को पता होगा, अरुणामामी। तो अरु से है अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो ऑब्वियस ये बात है नागालैंड में नागा हिल्स होंगे, मणिपुर हिल्स होंगी, मिजो हिल्स होंगी, इस तरह से। तो अरुणाचल में याद रखना है वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ देता है। डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बाकी और भी बहुत सारी हमारी हिल्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी सदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की, जब वो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखेंगे। और एक चीज़ तो भूल ही रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारा पड़ता है मेघालय, है ना। सॉरी, मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। इनके नाम आपको पता होने चाहिए, गारो, खासी, जैंतिया। और जब भी हम गारो, खासी, जैंतिया पढ़ते हैं तो हम ये ज़रूर पढ़ते हैं कि गारो ट्राइब जो सेलिब्रेट करती है वो फेस्टिवल कौन सा है? वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं पुराने स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे, या फिर अगर आपको पता है खासी। खांसी हो जाती है अगर आप करेंगे, और जब मेरी क्लास लिया करें तो कोशिश करें ईयरफोन लगा के, या फिर ठीक है समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है, क्योंकि मुझे कभी ऐसी चीज़ें बतानी होती हैं ताकि आपके दिमाग में वो याद रहे चीज़ें। तो कभी कभी ऐसा हो सकता, कभी क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपको बता देना चाहिए था पहले, ठीक है, तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो खांसी उसको जाएगी अगर कोई नंगे कर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे कि जो नोंगक्रेम फेस्टिवल है वो खासी ट्राइब सेलिब्रेट करेगी। ये सिर्फ इसलिए मैं बताता हूँ ताकि कभी आप भूलें नहीं, क्योंकि इतना टिपिकल होता है स्टैटिक को याद करना एक डिफ़िकल्ट, कि आप ऐसे बिना रिलेट करके आप याद ही नहीं सकते, ठीक है। और जयंतिया में होता है बैदिन खलाम, ठीक है, बैदिन खलाम। वंगाला को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। इज दैट क्लियर? और ये जो तीनों हिल्स हैं ये हमारा पार्ट है मेघालयन प्लेट्यू, जिसको कि हम शिलोंग प्लेट्यू या फिर करबी अंगलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। करबी अंगलोंग प्लेट्यू, ये करबी अंगलोंग प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट होता है। ये जो हमारा ये इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पे राजमहल हिल्स है, यहाँ बांग्लादेश है, और यहाँ पे है आपका मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट, जो कि सेपरेट कर रहा है इन राजमहल हिल्स को इन मेघालयन प्लेट्यू या फिर करबी अंगलोंग प्लेट्यू से, हैं वो उसी का ही पार्ट। क्लियर? फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ असम आएगा, और असम में आपको देखने को मिलेंगी 2 हिल्स, मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा ये कहाँ पे हैं? असम में है। अभी जो मैंने आपको ये बताई थी डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नीशी, नागा, ये सब हिमालय का हिस्सा हैं। ये जो है गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज इज द लॉन्गेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ, या फिर नालायक बेटे के साथ। ठीक, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है। अब अगर जब हम बाउंड्री की बात करते हैं, इंडिया की बाउंड्री, तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लैंड फ्रंटियर बोल सकते हैं, लैंड बाउंड्री, और दूसरी है एक चींटी जो मुझे बहुत परेशान कर रही, लैंड बाउंड्री, और दूसरी कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, अब जो लैंड बाउंड्री है हम काफ़ी सारे देशों के साथ बनाते हैं, और उसको याद करने के लिए हमारे ट्रिक है बचपन में MBA। आप में से हो सकता है काफ़ी लोग जानते भी होंगे, बचपन में MBA। ठीक है, बी से क्या है यहाँ पे, या तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रहे आपके लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ बचपन में MBA। में का मतलब कुछ भी नहीं है। बी से है आपका बांग्लादेश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जो नोट्स बना रहे हैं पूरा लिखेंगे, और जो भी नोट्स बना रहा है प्लीज़ व्हाट्सएप में मुझे आप ज़रूर अपने नोट्स सेंड करेंगे, ताकि मैं देख लूँगा कि भाई किसके सबसे बेस्ट हैं, फिर उसी हिसाब से मैं आपसे के साथ बात करूँगा। ठीक है, तो पी से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया आपका नेपाल, एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफ़गानिस्तान। यानी सबसे कम बाउंड्री हम शेयर करते हैं, लीस्ट बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ। एक्चुअल में जो POK वाला एरिया है हमारा, वो अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। तो कई लोग बोलते हैं अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं। क्यों? क्योंकि POK हमारा हिस्सा है। अब बांग्लादेश के अगर यानी, और ये ऑर्डर में है,
ठीक है, यानी कि सबसे लंबा लैंड फ्रंटियर हम बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, देन चाइना, देन अपने बेटे के साथ, देन नेपाल, म्यांमार, भूटान, सो ऑन। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितना शेयर करते हैं? 4096 किलोमीटर्स का ये हमारा लैंड फ्रंटियर है। कौन सी लाइन है जो इंडिया और बांग्लादेश को सेपरेट करता है, जरा बताइए, कल ही बताया था। चाइना के साथ अगर बात करें 3488 किलोमीटर्स है, बेटे के साथ करते हैं 3323 किलोमीटर। और बेटा इतना मतलब क्या ही बोलें इसके बारे में, इतनी गंदी हरकतें हैं कि इसके लिए फ्लड लाइट्स लगा रखी हैं बॉर्डर में। कितनी फ्लड लाइट लगा रखी पता है? 1.5 लाख। स्पेस से भी देखो रात में तो दिखता है बिल्कुल बॉर्डर की, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, क्योंकि इन गधों इनकी तो औकात नहीं, ये थोड़ी नहीं लगाएंगे फ्लड लाइट्स, इनको क्या है ये। ठीक है, हमें फ्लड लाइट लगानी पड़ती है इनके चक्कर में। तो 4096 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान के साथ भी जो हमारी लाइन है दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन। जो चाइना के साथ बनाते हैं दैट इज़ मैक मोहन लाइन। ठीक है, मैक मोहन लाइन, राइट, जो कोई चाइना एग्री नहीं करता है, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, एग्री करो चाहे ना करो, है ना। नेपाल और भूटान, बाकी और कुछ चलिए और कुछ नहीं। बात कर लेते थोड़ी सी कोस्टल बाउंड्री की। तो कोस्टल बाउंड्री अगर हम बात करें तो कितने स्टेट्स हैं हमारे जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट कौन बनाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, एंड 4 यूटीज़ हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन बनाता है, जल्दी से बताओ, जो भी सबसे पहले बताएगा उसको टॉफ़ी मिलेगी। बताओ भाई, लॉन्गेस्ट कौन सा हमारा स्टेट या यूटी है जो लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री बनाता है? अगर आपने आंसर लिखा है गुजरात तो बिल्कुल गलत लिखा है आपने, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज़ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाता है। जब मैं स्टेट स्पेसिफाई करूँगा तब आंसर होगा गुजरात, बिकॉज गुजरात से भी लंबी बनाता है अंडमान निकोबार। गुजरात सबसे लॉन्गेस्ट बनाता है। सबसे शॉर्टेस्ट की अगर बात करें तो गोवा बनाता है। क्लियर है? और कुछ इससे क्वेश्चन बन सकता है जल्दी? हाँ, इसमें हमारी कितनी कोस्टल बाउंड्री है? तो वैसे तो 7500 किलोमीटर्स है, लेकिन अगर हम इसमें से आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर देंगे, सिर्फ मेनलैंड की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हमारा प्यारा भारत, इसमें है हमारे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये हमारा अरेबियन सी, ये हमारा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। अरेबियन सी में हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उनको बोलते हैं लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में उनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब कुछ 10 डिग्री चैनल इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, तो अगर इनको एक्सक्लूड कर दें तो। और कौन सी 4 यूटीज़ हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं? तो लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल कावारट्टी, आपका अंडमान निकोबार जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पे हमारा पुडुचेरी आपको पता है 3 स्टेट में फैला हुआ है, तो आंध्रा, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, माही, यनम, कराईकाल। जो यनम है, इसका यनम वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका यनम, और यहाँ माही है केरल में। ठीक है, तो ये आपका 3 स्टेट में फैला हुआ है। दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, तो ये 4 यूटीज़ हैं जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज बनाती हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? नागिन कॉक्स, योगिता शाह, कल्पना चावला या फिर सिरसा बांडला। इनमें से कौन सी थी जो फर्स्ट वुमेन थी टू गो इनटू द स्पेस? चलो, तो अभी हम अगर बात करें तो सही आंसर क्या होगा? कल्पना चावला होगा। अब बाकी यहाँ पे फर्स्ट वुमेन से किस तरह से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप आंसर बताइएगा। देखिए, फर्स्ट वुमेन थी कल्पना चावला, सेकेंड थी हमारी सुनीता विलियम्स, और तीसरी अभी बनी थी लेटेस्ट सिरिसा बांडला। ठीक है, ये प्राइवेट एक वर्जिन करके कंपनी है। ठीक है, तो वर्जिन करके कंपनी है जिसके फाउंडर रिचर्ड ब्रैटसन, आपने उनका फ़ोटो ज़रूर देखा होगा, तुम्हें पता नहीं चला लेकिन तुम सर्च करना रिचर्ड ब्रैटसन, तुमने फ़ोटो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो उनके वो जो स्पेस फ्लाइट था उसमें गई थी। खैर, अब यहाँ पे मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आपका फर्स्ट फीमेल। ठीक है, फर्स्ट फीमेल इज़ कॉमन। आप जल्दी से बताइए, फर्स्ट फीमेल टीचर, फर्स्ट फीमेल इंडियन की बात हो रही है, इंडियन की। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। जल्दी जल्दी आप आंसर बताएंगे। फर्स्ट इंडियन फीमेल लोकसभा स्पीकर, ट्राइबल प्रेसिडेंट तो आई थिंक आपको पता होगा, फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पटेल, लेकिन फर्स्ट इंडियन ट्राइबल प्रेसिडेंट वो हमारी कौन होंगी? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर। फर्स्ट मिस यूनिवर्स, फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड या फिर टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली की पहली विमेन प्रेसिडेंट।
फिर फर्स्ट वेमेन रूलर, ठीक है, वेमेन रूलर, ये इंडियन की बात नहीं हो रही, इन जनरल वेमेन रूलर ऑफ, या इंडियन ही आप समझ सकते हो, दिल्ली, ठीक है। और फर्स्ट वेमेन लॉयर का नाम बता दो। तो बाकी यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पीडीएफ मैं आपके लिए बना के शेयर करूँ, जिस तरह मैंने स्पोर्ट्स एंड कप्स वगैरह इन सब की पीडीएफ बना के शेयर करी थी, इस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक इस तरह के भी पीडीएफ आपके लिए मिल जाए कि जहाँ पे फर्स्ट फीमेल का पूरा आपका चार्ट हो, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर इज़ हमारी कौन, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की वाइफ। ज्योतिबा फुले से क्या याद आना चाहिए, खैर अभी तो पढ़ा नहीं है तो अभी मैं ज़्यादा कुछ याद करवाऊंगा नहीं आपको। सावित्रीबाई फुले, वैसे याद आना चाहिए आपको किसके बारे में, क्या याद आ रहा है ज़रा बताइए कमेंट में, कौन सा आपको रिफॉर्म मूवमेंट याद आ रहा। टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट होंगी हमारी बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल। लोकसभा स्पीकर की अगर बात करें, मीरा कुमारी। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। मिस यूनिवर्स की अगर बात करें, सुष्मिता सेन, ठीक है, सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड की अगर बात करें तो शी वॉज रीता फारिया पोवेल, रीता फारिया पोवेल। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इंडियन, तो शी वॉज विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। और फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली अगर बात करें, आप सभी जानते हैं, रज़िया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। और फर्स्ट लॉयर की बात करें, कॉर्नेलिया सोराबजी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मंत्री परिषद का अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री। सत्यशोधक समाज, बिल्कुल सभी का सही है। सत्यशोधक समाज फाउंड किया था 1873 में। और गुलामगिरी थी, एक और कौन थी, सार्वजनिक सत्य धर्म, जो इन्होंने किताब लिखी थी। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, 52, आर्टिकल 52 है, बिल्कुल नहीं। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 74। आर्टिकल 74 बात करता है कि, किसकी बात करता है, आर्टिकल 74 बात करता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इसका मतलब ध्यान से समझ लो, ये बोलता है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल में देखा जाए तो यही आर्टिकल में बता देता है कि हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हेड के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट का हेड कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर हेड ऑफ कंट्री में पूछ दूं, हेड ऑफ स्टेट बोल दूं, मतलब स्टेट का मतलब खैर चलो अभी मैंने नहीं बताया, कंट्री अगर मैं बोल देता हूं तो दैट विल बी प्रेसिडेंट। तो एक्चुअल में जो रियल पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास में रियल पावर होती है। ये नॉमिनल पावर होल्ड करता है, यानी कि अगर हम देखें तो ये नॉमिनल हेड है, ये रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर। इसको हम बोलते हैं डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड, और इसको बोलते हैं डी ज्यूरे हेड। क्लियर, ये है आर्टिकल 70। 60 की भी चर्चा कर लेंगे, रुक जाइए, लेकिन उससे पहले 75 वगैरह की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता रहा था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 74 का मतलब ये है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होगा, और वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को जो उस एडवाइस पे काम करेगा। यानी कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट हमेशा किसकी एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल जगह भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन यानी अपने मन मुताबिक काम कर सकता है। गवर्नर के केस में भले मेंशनड है 2-3-4 इंसिडेंसेस, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में एक भी इंसिडेंस मेंशन नहीं है, भले वो कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन उसको मिल जाते हैं। इज़ दैट क्लियर। अब इसका मतलब ये होता है, पहले ये था कि एडवाइस बाइंडिंग है कि नहीं, जो एडवाइस ये लोग दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, क्या वो बाइंडिंग है कि नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, पॉलिटी में कोई भी चीज़ ज़्यादा बाइंडिंग नहीं रहती, आपको ना मारना, लेकिन इस केस में बाइंडिंग है। कैसे, पहले तो ये होता था बाइंडिंग नहीं हुआ करती थी। ये भी 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने क्या बोला, एक बार बोल दिया तो करना पड़ेगा। हमने बोला इमरजेंसी लगाओ तो लगाओ, फिर दोबारा क्वेश्चन नहीं करोगे, प्रेसिडेंट से बोला, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। तो 40 इन्होंने ये कर दिया कि बाइंडिंग है। फिर 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उसने बोला कि बाइंडिंग नहीं है, एक बार लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा लौट के एडवाइस आएगी तो वो फिर प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी।
तो एक तरह से बाइंडिंग है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब बात कर लेते हैं 75 किसकी बात करता है। 75 बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। इसका जो सब क्लॉज 1 है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है, किसकी, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। वो बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनकी भी अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, बट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा, वो मिनिस्टर बनाएगा। तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा इसका प्रोविजन बोलता है कि द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जब तक प्रेसिडेंट को ये लोग प्लेजर देते रहेंगे तब तक ये लोग ऑफिस में रहेंगे। अब किस तरह का भाई प्लेजर है तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जब तक मिनिस्टर प्लेजर देते रहेंगे तब तक वो अपने रहेंगे। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब मैं प्लेजर का भी मतलब बता देता हूँ। जहाँ जहाँ आपको प्लेजर दिख जाए समझ जाओ कि वहाँ पे उसका रिमूवल का प्रोसीजर मेंशन है। गवर्नर के केस में भी यही देखोगे, अटॉर्नी जनरल के केस में भी यही देखोगे। जहाँ पे भी किसी पोस्ट का रिमूवल का पूरा वो मेंशन नहीं है प्रोसीजर, तो वहाँ पे लिख दिया गया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वैसे से समझ लो। यानी कि एक तरह से ये हमें सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, एकात्मक तौर पे इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। और एक चीज़, जो लोग यहाँ हिंदी में नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ 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 मेरे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर नोट्स सेंड करिएगा, वेरी मच नीडेड। थर्ड यहाँ पे आपका कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं आर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस ऑफ द सेशन, दैट इज लोकसभा। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे मैं ये रिस्पॉन्सिबल आप समझ लो, रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इज दैट क्लियर? इसी को हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अगर वो एक तरह से कॉन्फिडेंस होल्ड नहीं करते हो, खैर हम और किसी उसमें पढ़ लेंगे जब नो कॉन्फिडेंस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। फोर्थ प्रोविजन बात करता है ओथ की, कि इनको शपथ कौन दिलाएगा? ओथ इनको दिलाएगा प्रेसिडेंट। याद कर रखना, प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को ओथ दिलाता है, मेंबर्स ऑफ ये पार्लियामेंट को नहीं। वो हम देखेंगे जब मेंबर्स ऑफ न्यूली अपॉइंटेड लोकसभा होती है, प्रोटेम स्पीकर ओथ दिलाता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ इज कि अगर कोई भी मिनिस्टर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तक एब्सेंट रहता है हाउस से बिना हाउस की परमिशन के, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये हैं 5 प्रोविजंस। अब यहाँ पे ये 75 देख लिया, एक और आर्टिकल देख लो, एंड दैट इज 76। तो आपको पता है, नहीं पता है तो 76 हम लोग पढ़ेंगे। 76 बात करता है महान्यायवादी की, यानी अटॉर्नी जनरल की। वो जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। 77 किसकी बात करता है वो भी हमें उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। 77 ये बात करता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस shall be taken in the name of, shall be taken in the name of प्रेसिडेंट, यानी जितना भी कुछ काम होगा एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा, कि ये प्रेसिडेंट जी कर रहे हैं, कर वो रहे हैं, मतलब साइन उनके हैं लेकिन कर हम रहे हैं। इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरह से बोल सकते हैं, बिकॉज वो तो सिर्फ साइन करने के लिए। 78 में अगर बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें इतना याद रख लो, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड है। प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं? आर्टिकल 78 बोलता है कि प्रेसिडेंट को वो बताए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किन किन चीज़ों पे डिसीजन लिया है। अगर प्रेसिडेंट कुछ पूछेगा प्राइम मिनिस्टर से तो वो बताना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो बस इस तरह से समझ लो, ये हमारा बीच में प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंकेज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके बीच में एक लिंकेज है, वो 78 ऐसे समझ लो। 60 की अगर बात करें तो आर्टिकल 60 ये बोलता है कि एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग इज फंक्शन शुड टेक ओथ बिफोर CJI, यानी कि अगर आप राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठने जा रहे हैं तो CJI से बोलिए कि आपको ओथ दिलाए, तब वहाँ पे बैठना जाके। तो CJI से पहले आपको ओथ, या फिर अगर वो नहीं है तो कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये ओयो वाला इंटरकोर्स नहीं है। थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? आर्टिकल नंबर 304, 300A, 303 या फिर 302, बताइए, और पार्ट भी बताइएगा। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं किसकी? इंटरकोर्स की नहीं। बात करते हैं कि ये जो ट्रेड होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये कौन से पार्ट में? सबसे पहले तो समझिए, पार्ट नंबर है आपका 13, जिसमें ये पूरा
फ्रीडम ऑफ ट्रेड दिया हुआ, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड इंटरकोर्स आपका ये आर्ट। और हाँ, यहाँ पे जो इंटरकोर्स है इसका मतलब भी बता देता हूँ, इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, ताकि आप गलत ना समझ लें। ये है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आर्टिकल जो डील करते हैं, आर्टिकल हैं 301 से लेके 307। अब बात ये आती है कि रेस्पेक्टिवली ये बोलते क्या हैं, 300 से लेके 301 से लेके 307। तो 301 आपका बोलता है फ्रीडम, सिर्फ फ्रीडम बात करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड अगेन इंटरकोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कोई रिकॉल कर सकता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, रिकॉल करिए, फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 302 क्या बोलता है, ये कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ट्रेड में। जो नोट्स बना रहा है पूरा लिखिएगा। आर्टिकल नंबर 303 बात करता है पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अ लॉ टू फेवर वन स्टेट ओवर अदर व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, यानी कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अ लॉ टू फेवर वन स्टेट ओवर अदर, टू फेवर वन स्टेट ओवर दी अदर, यानी कि एक को दूसरे पे फेवर करने के लिए इस तरह का लॉ नहीं बनाया जा सकता है। 304 बात करता है स्टेट्स कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि अभी यहाँ पे पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है तो आर्टिकल 302 का यूज करते, 304 का यूज करके स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपसे पता है क्यों पूछा उसके बारे में यहाँ पे कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन कौन से आर्टिकल में, तो मैं आपको बता दूँ आर्टिकल नंबर 19 जिसने बोला है आधा सत्य है ये, ठीक है, पूरा सत्य ये है आर्टिकल नंबर 19(1) सब क्लॉज जी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 की अगर बात करें तो मुझे ये बताइए ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है या फिर सबको मिला हुआ जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है, फॉरेनर को भी मिला हुआ, बताइए जल्दी से। तो आर्टिकल नंबर 19 में हमारे 6 टोटल राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। तो सर ये तो जी है, ये तो जी है, जी तो हमारा 6 के बियॉन्ड है, जैसे कि ई होता है 5, एफ होता है 6, जी होता है 7, तो जी तो सर 7 है, ये तो सर 6 ही है, बिल्कुल। तो है क्या, पहली बात तो ये 6 राइट्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है, एंड दैट इज़ सामरो। जैसे बुमरो गाना था ना, वैसे आज से सामरो गाना है। एस से है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबल, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं आर्टिकल नंबर 19 में अगर बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर थे, है ना, मतलब हैं वो बॉडी बिल्डर टाइप, क्या नाम है उनका, गौरव, है ना, क्या नाम है उनके चैनल का, तो वो उन्होंने एक बार ऐसे मेट्रो में सबको बुला लिया, लेकिन उससे हुआ क्या, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, जाम लग गया, जेल में इनको पुलिस थाने ले गया गया। तो वो ये नहीं बोल सकते हैं कि आई हैव राइट टू असेंबल एनीवेयर, बिल्कुल राइट टू असेंबल है, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं ठीक है। तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिकॉज इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है पूरे आर्टिकल नंबर 19 के हर कंपोनेंट में। जैसे स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, अब मेरे पास राइट टू स्पीच है और एक्सप्रेशन, दैट डजंट मीन कि किसी को मैं गरियाऊंगा बैठ के, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच था लेकिन उन्होंने हर मोदी को चोर बोल दिया, तो वहाँ पे दिक्कत हो गई कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। इस ए का मतलब है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी आप संगठन बना सकते हैं। ये एम का मतलब है मूवमेंट, यानी राइट टू मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब है भारत के अंदर कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, अंदर बाहर, लेकिन अगर आप भारत के बाहर जाना चाहते हैं या फिर बाहर से अंदर आना चाहते हैं तो कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा, जरा बताइए। आर से है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी रह सकते हैं। और ओ का मतलब है राइट टू ऑक्यूपेशन, कोई भी धंधा कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन। तो सामरो से सारे आपको याद हो गए। अब ये तो था ए, ये था बी, सी, डी, ई, जी, सर एफ कहाँ गया। एफ जो था ना, इसमें था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको कि हटाया जा चुका है किस अमेंडमेंट से, जल्दी से बताइए। तो इसको हमने हटा दिया 44th अमेंडमेंट से, और जो हुआ था 1978 में। करेंटली बेचारा पड़ा हुआ है आर्टिकल नंबर 300A में। बेचारा इसलिए बोला बिकॉज अब ये फंडामेंटल राइट है, नहीं लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। क्लियर। अब ये जो 19 वाला राइट है, ये क्या सबको मिला हुआ, नहीं मिला हुआ, वो भी समझ लो। अभी एक सेकेंड, ये भी समझ लो कि सबको मिला हुआ है नहीं।
तो यहाँ पे मैं आपको एक मंत्र का जाप करना है, एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, इसका जाप आपको करना है सुबह शाम 2-2 बार, ठीक है। मंत्र है 15, 16, 19, 29, 30। सर ये कैसा जाप है? तो अगर आपको ये पता है कि आर्टिकल नंबर 15 में कौन सा फंडामेंटल राइट है, 16 में कौन सा है, 19 में कौन सा है, 29 में कौन सा है, 30 में कौन सा है, तो यू आर डन विद कि इंडियंस को कौन से मिले हुए हैं और सभी को कौन से मिले हुए हैं। तो ये वाले जो राइट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15, 16, 19, 29, 30 वाले जो राइट्स हैं वो ओनली टू, मतलब ये ऐसे समझ लो कि ओनली टू इंडियन सिटीजन है, ओनली टू इंडियन सिटीजन्स हैं, यानी ये वाले राइट फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं। सर बाकी वाले फॉरेनर्स को मिले हुए हैं क्या? हाँ, लेकिन उनका इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो सिर्फ फॉरेनर्स को मिले हुए हैं। भाई सारे फंडामेंटल राइट सारे इंडियंस के लिए हैं, लेकिन ये वाले सिर्फ इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स को नहीं है। 15 में क्या है कि ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने पार्ट 2 में। 15 में क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 16 क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जब बात आएगी तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 19 अभी देखा। 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार, ये सिर्फ सिटीजन को मिले हुए हैं। तो 19 वाला भी सिटीजन को मिला हुआ है। तो सर इतनी रामायण बताई क्यों यहाँ पे? फंडामेंटल राइट को क्यों घुसेड़ दिया? इसलिए घुसेड़ दिया बिकॉज फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसिएबल है, वाद योग्य है, यानी कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। बट अगर हम बात करें 19 वाला सिर्फ सिटीजन्स को ही मिला हुआ है, यानी फॉरेनर क्या कोई ट्रेड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमने आर्टिकल नंबर 301 को रखा है। तो आर्टिकल 301 के तहत अगर किसी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ट्रेड करने से, तो आर्टिकल 301 का वो यूज़ करके कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वहाँ पर रेट इशू नहीं की जा सकती और ना ही वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। इज़ दैट क्लियर? आंसर क्या होगा? 302। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनालिडा? निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनालिडा का उदाहरण है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हुक वॉर्म, फाइलेरिया वॉर्म, अर्थ वॉर्म या फिर राउंड वॉर्म। तो सारे वॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए। अब मैं आपको ले चलूँगा कहीं और। तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं आप लोग चलने के लिए? तो यहाँ पे मैं ले चलता हूँ थोड़े से प्लांट एंड एनिमल किंगडम के नोट्स की तरफ। ये नोट्स वैसे तो मैंने शेयर किए थे टेलीग्राम पे, मैं फिर से इनको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी बेसिक्स वाली, और इसमें आपको बस इम्प्रोवाइज़ करते रहना, नोट्स को डाउनलोड करना और इम्प्रोवाइज़ करते रहना, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पूरी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो पूरी इज्जत देते हुए सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्लासिफिकेशन है वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल किंगडम का, वो वाइट टेकर साहब ने किया था। कब किया था? ये हमारा किया था 1869 में इन्होंने किया था, वाइट टेकर जी ने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ, ये 1969 होगा, नॉट 1869, 1969 में पूरा क्लासिफिकेशन किया था पूरा प्लांट और एनिमल किंगडम का, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था चार्ल्स डार्विन ने, उनकी किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसको आप अलग से याद रखिए। लेकिन अब इन्होंने वाइट टेकर जी ने 5 बेसिस में क्लासिफिकेशन किया था सभी ऑर्गेनिज्म का। एक को बोला मोनेरा, दूसरे को बोला प्रोटिस्टा, तीसरे को बोला फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटे और एनिमेलिया थोड़ा सा बड़ा, इनमें जितना यहाँ पे मैंने लिख रखा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में इसमें इतना ही पूछेगा, ये बहुत बड़े होते हैं। प्लांटे और एनिमेलिया तो भाई साहब क्या ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब फिर अगर एसएससी आ गया ना अपने पे तो फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किसी से नहीं बनेगा। लेकिन लेट मी टेल यू देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि 95% क्वेश्चन जो भी यहाँ पे हम लोग करेंगे वहीं से ही होंगे, और आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी 95% चांसेस है कि वहाँ पे क्वेश्चन सही करके आएंगे। बट बिफोर दैट यहाँ पे मैं प्लांटे नहीं करवाने वाला हूँ, बिकॉज प्लांटे से क्वेश्चन नहीं, द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम एनिमेलिया। बट बिफोर दैट ये देख लेते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा में कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, नो डिफाइंड न्यूक्लियस, तो इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ये हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई, अब इसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, जो फंजाई होते हैं ये हीटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं और पैरासाइट। सैप्रोट्रॉफ का मतलब होता है डेड और डिकेइंग मटेरियल में जो अपना खाना ढूंढते हैं, जैसे कि सड़ रही हुई ब्रेड में फफूंदी लग जाती है, फंजाई लग जाती है, तो सैप्रोट्रॉफ हो गया। पैरासाइट मतलब परजीवी दूसरों का खून चूस के जी रहे हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो चिटिन की बनी होती है, याद रखें इनकी सेल वॉल फंजाई की चिटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल्स हैं ईस्ट, मोल्ड और मशरूम्स। क्लियर है? अब आते हैं एनिमेलिया पे। प्लांटे हम जब देखेंगे, जब प्लांटे पे कोई क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। अभी आते हैं एनिमेलिया, एनिमल किंगडम पे। तो एनिमल किंगडम के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला पॉरीफेरा, इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पे जितना लिखा हुआ है नोट्स पे, जो बिगनर है सिर्फ उतना पढ़िए, फिर उस पर इम्प्रोवाइज करते जाना है, ऐड ऑन करते जाना है। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है, पॉरीफेरा, ठीक है। ऐसे याद रखो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा साउंड्स लाइक पोर्स, और एक्चुअल में जो नाम डिराइव हुआ है वो पोर्स से ही हुआ है। पोर्स मतलब छेद, छेद मतलब किस में होते हैं? स्पॉन्ज में होते हैं, तो ऐसे याद रखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। निडेरिया,
निडेरिया आपका होता है हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल्स इसके एग्जाम्पल हैं। लैटी हेलमिंथिस, इनको हम चपटे कर्मी बोलते हैं। अब ये कैसे नाम है, ये लेटे हुए, कोई जब लेट जाता है तो फ्लैट हो जाता है, यानी ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। इनकी फ्लैट बॉडी होती है, बायोलिट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। एग्जाम्पल्स है प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक्स। प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक ये हमारे होते हैं पैरासाइट, ये होते हैं पैरासिटिक, और ये होते हैं याद रखना फ्री लिविंग। ठीक है, ये होते हैं प्लेनेरिया फ्री लिविंग। निमैटोड्स, इनको हम जानते हैं एस्चेलमेंथिस नाम से, बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन। एस्चेलमेंथिस ये होते हैं हमारे सीडोसीलोमेट, इनको हम क्या बोलते हैं, सीडोसीलोमेट। सर ये सीलोमेट क्या होता है? सीलोमेट वो होता है जिसमें कोई कैविटी होती है। सीडोसीलोमेट का मतलब होता है फॉल्स कैविटी, एक्चुअल में है नहीं लेकिन लग रहा है कैविटी है, उनको बोल के इसमें है एस्चेलमेंथिस या फिर निमैटोड्स में। ठीक है, और इनको हम राउंड वॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं। तो जो वो जहाँ पे राउंड वॉर्म ऑप्शन था ना, गया वो, क्योंकि वो निमैटोड की कैटेगरी में आएगा। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और ये इनमें कोई रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, एनालीडा पे आते हैं। एनालीडा में आते हैं आपके अर्थ वॉर्म्स, लीचेस, नेरेट्स। आई थिंक अब क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी मैं करा रहा हूँ, ये आई थिंक CHSL 2022 में पूछा गया, और ये नोट्स मैंने आपके साथ खैर पहले शेयर किए थे। तो एनालीडा, अर्थ वॉर्म्स, एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखने हैं। इसमें आपकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में बटी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, और सीलॉम इसमें होता है। सीलॉम मतलब इनमें कैविटी होती है। अब इसके नीचे इसमें क्या होती है, निमैटोड में क्या होती है, फॉल्स कैविटी होती है। इसके ऊपर वालों में कैविटी नहीं होती है, इसमें फॉल्स कैविटी होती है, और इसके नीचे वालों में अब ट्रू कैविटी चालू हो जाएगी। एनालीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, सब में आपका सब में कैविटी होगी। कैविटी होगी मतलब उनको हम सीलोमेट्स बोलेंगे। जिनमें ये नहीं होता है कैविटी, उनको हम असीलोमेट बोलते हैं। असीलोमेट जिनमें होती है उनको सीलोमेट बोलते हैं, और जिनमें फॉल्स होती है तो सीडोसीलोमेट। वो सिर्फ एस्चेलमेंथिस में, निमैटोड में है। ऑर्थोपोडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, किंगडम है आपका पूरा एनिमल, ये है फाइलम जो उसके नीचे आते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं परमार कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो परमार में भी जैसे मेरा एक फैमिली है, तो उस तरह से कि भाई वो फाइलम एक फैमिली हो गया और परमार एक तरह से किंगडम हो गया। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, चाहे जैसे भी। तो ऑर्थोपोडा क्या होगा, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है, ये याद रखना, इट इज़ दी लार्जेस्ट फाइलम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, स्पाइडर हो गया आपका, केकड़े हो गए, इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। हाउस फ्लाई हो गई, बटरफ्लाई हो गई, प्रॉन्स हो गए, इन सब में जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड डू नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड वेसल्स। मोलस्का पे बात करते हैं। मोलस्का के एग्जाम्पल्स आपके स्नेल्स और मसल्स। बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनमें भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। ऑर्थोपोडा में ये भी आपके सीलोमेट में ही आएंगे। ठीक है, सीलोमेट में, ऑर्थोपोडा भी सीलोमेट में आएंगे। एचिनोडर्माटा देख लेते हैं, 2-3 और बाकी हैं बस। एचिनोडर्माटा, एचिन थोड़ा सा चुनचुनाहट हो रही है, यानी कि कुछ रहा है कुछ, यानी कि स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस तरह से याद करना तो पड़ेगा आपको ऐसे ही। ठीक है, स्पाइन है यानी कि इनकी त्वचा में कांटे होते हैं, इसी वजह से चिंचिनाहट हो रही है, इसे करके याद रखो, एचिनोडर्माटा। एग्जाम्पल्स हैं सी स्टार, सी अचिन और स्टार फिश। तो आपने देखा स्टार फिश आपकी फिश नहीं होती है, वो एक्चुअल में एचिनोडर्माटा फाइलम में आती है। ठीक है, याद रखना, जो डॉग फिश होती है वो रियल फिश होती है, ये स्टार फिश हमारी रियल फिश नहीं होती है। प्रोटोकोर्डेटा, दे हैव अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन कॉल्ड एज नॉट कॉर्ड। प्रोटोकोर्डेटा में नॉट कॉर्ड फीचर होता है। सर नॉट कॉर्ड क्या होता है? नॉट कॉर्ड होता है एक, ऐसे समझ लो हमारे एक स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, यानी कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉट कॉर्ड। हमारे में है स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या सर हम प्रोटोकोर्डेटा हुए? जी हाँ, आप भी हम लोग भी प्रोटोकोर्डेटा में आए, क्योंकि हमारे भी नॉट कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नॉट कॉर्ड, कॉर्ड सब यहाँ पे अब साउंड हो रहा है। ठीक है, हर्डमेनिया, एम्फियाक्सिस इसके एग्जांपल्स हैं। एंड द लास्ट फाइलम इज वर्टिब्रेटा। इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, और इसका जब क्वेश्चन आएगा ना तब वहाँ पे करेंगे। बस अभी के लिए इसके अंदर आता है एक साइक्लोस्टोमेटा, इनको हम बोलते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट्स। साइक्लोस्टोमेटा को जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं ये। बाकी जब इनमें कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं तो फिर इसी भर का ये लेक्चर फिर इसी भर का क्वेश्चन का रहेगा। तो बताइए फाइलम एनालिडा से कौन बिलोंग करता है? अर्थवॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म हमने देखा किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं निमैटोड से। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फैट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो जल्दी से आज पहली बार पार्ट 2 में हम लोग पूरा डाइजेशन पढ़ते हैं। जल्दी से खाना रखेंगे सभी लोग मुंह में, और खाना जैसे ही आप मुंह में रखते हैं तो आपके जीभ के नीचे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सैलिवरी एमाइलेज को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? सैलिवरी एमाइलेज को निकालते हैं। ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक करने का काम करता है। व्हाट इट डज, ये कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेगा सिंपल में। ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया कॉम्प्लेक्स जो शुगर्स थी उनको सिंपल शुगर में ब्रेक कर दिया। अब ये खाना जो है, और यहाँ पे एक माल्टेस नाम का भी एंजाइम निकलता है, बिकॉज जो हम खाना खाते हैं गेहूँ मतलब रोटी चावल, इन सब में ये जो ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, इनमें कौन सा शुगर होता है? माल्टोज होता है। ठीक है, और माल्टोज को ब्रेक करने के लिए माल्टेज आता है। खैर, अब यहाँ से ये ईसोफेगस आपको दिख रहा है, ये है हमारा फूड पाइप। इस फूड पाइप के साथ यहाँ पे खाना जाएगा और यहाँ से सीधे टपकेगा हमारे स्टमक यानी कि पेट में, और पेट में टपकते ही तुरंत यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी दो चीज़ें। एक तो सबसे पहले एक्टिवेट होगा HCl, यानी कि यहाँ से निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों निकलेगा? ताकि पेप्सिन भैया काम कर सकें। इनका क्या काम होता है? ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। प्रोटीन किस में ब्रेक होता है? हमेशा अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल वाले वो होते हैं जो एक तरह, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारे बॉडी खुद से बना लेती है, एसेंशियल वो होती है जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं। ठीक है, तो HCl इसलिए निकला ताकि पेप्सिन काम कर सके, यानी जो पेप्सिन है वो हमारा हमेशा किस मीडियम में काम करता है? हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एसिडिक मीडियम में। हो गया काम इसका। अब क्योंकि HCl बहुत ही pH वैल्यू इसका बहुत ही कम था, अराउंड 1.6 होता है इसका pH वैल्यू। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे P का मतलब होता है पोटेंस। यहाँ से अब ये बहुत क्योंकि कंसनट्रेटेड था तो इसकी जो इनर लाइनिंग थी बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही सॉफ्ट होती होगी, तो ये ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए इसकी इनर लाइनिंग, तो इसकी इनर लाइनिंग में कवरिंग होती है एक मेम्ब्रेन की, जिसको कि हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, म्यूकस या फिर श्लेष्म झिल्ली बोलते हैं हिंदी में, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ से ये खाना क्या होगा? खाना यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स लगी होंगी, एक तरह के मसल्स होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज ये पहली बार है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगली बार से बस आंखें बंद कराऊंगा और सारी चीज़ें रिवाइज होंगी, बार बार इतना समय नहीं लिखूंगा। ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे खाना यहाँ से पास होगा, गेट खुलेगा स्फिंक्टर मसल वाला और यहाँ पे घुसेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ मिलेगा डुओडेनम, यहाँ मिलेगा इसको डुओडेनम, जो खाने को डुओडेनम, जियोजेनम और इलियम, तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सबसे पहले डुओडेनम मिलेगा, जल्दी से जो थोड़ा बहुत डाइजेशन करना है वो करेगा, फिर यहाँ पे बीच में जियोजेनम करेगा और फिर आपका यहाँ पे इलियम है। तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, जो छोटी आंत है, ये है साइट ऑफ मेजर डाइजेशन, यानी सबसे जो ज़्यादा डाइजेशन होता है आपके खाने का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7 to 8 मीटर होती है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की होती है। सर एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल वो होता है आहार नली, इसको बोलते हैं जहाँ जहाँ आपका आहार यानी फूड जाता है। ये मुंह से चालू होता है, एनस में ख़त्म होता है। अभी क्या क्या इसको कंपोनेंट है वो अभी आप समझ जाएंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के कोई एंजाइम नहीं है। यहाँ पे दो भैया बैठे हुए हैं उसके बड़े बड़े, लीवर भैया और पैनक्रियाज भैया। लीवर भैया क्या करेंगे? लीवर भैया गॉल ब्लैडर में इन्होंने बाइल जूस भर के रखा है, बाइल जूस भर के रखा है, इसी दिन के लिए भर के रखा है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आएगा, फेंक के मारेंगे और डाइजेशन कर देंगे। ये किस चीज़ का डाइजेशन करते हैं? ये करते हैं फैट का डाइजेशन। लेकिन उससे पहले ये पूरे मीडियम को बेसिक बनाने का काम करते हैं। बेसिक क्यों बना रहे हैं सर? यहाँ तो HCl इसलिए एसिडिक बना रहा था ताकि पेप्सिन काम कर सके, यहाँ बेसिक क्यों बना रहे हैं अभी बताते हैं, बेटा रुक जाओ जरा। तो गॉल ब्लैडर की अगर बात करें तो ये किसको, बाइल जूस को पित्त की थैली स्टोर कर रहा था, इसको क्लियर है। बेसिक बना रहा है इसने, जो गॉल ब्लैडर ने बाइल जूस फेंक के मारा, बाइल जूस बेसिक बना रहा है, प्लस बाइल जूस एक और काम कर रहे हैं, वो है फैट को ब्रेक करने का काम है। फैट को एक तरह से हम बोल सकते हैं फैटी एसिड्स में ब्रेक करने का काम कर रहा है। फिर फैट को, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ रहा है, जिसको फर्दर हमारा तोड़ेगा पैनक्रियाटिक जूस। अब ये जो पैनक्रियाज है ना, ये भैया फेंक के मारेंगे पैनक्रियाटिक अपना जूस, इनके जूस को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस जो फेंक के मारेंगे उसमें हमारी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ट्रिप्सिन। सर ये तो पेप्सिन का भैया लग रहा है। हाँ ये पेप्सिन का भैया है, ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है।
ठीक है, ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड से ब्रेक करता है। लेकिन ये भैया तो है, लेकिन ये जिस तरह एसिडिक मीडियम में काम करता है पेप्सिन, उस तरह ये हमारा जो है ट्रिप्सिन भैया बेसिक मीडियम में काम करते हैं। इसीलिए अब समझ गए कि क्यों ये बाइल जूस यहाँ पे आए थे। ये सिर्फ फैट को तोड़ने नहीं आए थे, मीडियम को बेसिक बनाने आए थे ताकि ट्रिप्सिन भैया काम कर सकें। और एक होता है लाइपेज जो फर्दर फैट को ब्रेक करेगा फर्दर फैटी एसिड में। ये बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को बाइल जूस छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा, और ये जो है हमारा फैट कंप्लीट फैटी एसिड में ब्रेक कर देगा फैटी एसिड्स में। यानी मेजर अब डाइजेशन हो चुका है, लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, एंड दैट इज़ कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विली। विली क्या है? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्लियर? बस इसके बाद अब खाना जाएगा। ये जो हरी हरी कलर की आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ी है, स्मॉल से इसलिए इसका नाम बड़ी इंटेस्टाइन है, लेकिन लंबी नहीं है। ये 1 से 2 मीटर लंबी होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी है इससे, इट इज़ लॉन्गर इन लेंथ, राइट। तो जो भी डाइजेशन थोड़ा बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा, या फिर जो भी थोड़ा से खाने से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा बहुत कर लेता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं, फिर एनस और खाना निकल जाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जहाँ से हमारा खाना पास होता है। एलिमेंट्री कैनाल वो होता है एलिमेंट्री। और देखिए शुरू में अभी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जब अगली बार डाइजेशन क्वेश्चन आएगा तो वो हम सिर्फ आंख बंद करके, ये जो अभी हमें 5 से 7 मिनट लग रहे हैं वो सिर्फ मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, फूड जहाँ पास होता है, तो फूड हमने कहाँ पर रखा था? फूड हमने सबसे पहले तो अपने माउथ में रखा था, तो मुँह में पहले खाना गया। इसके बाद हमारा आहार नली यानी ईसोफेगस में गया। इसके बाद हमारा खाना कहाँ टपका था? स्टमक में जाके टपका था। स्टमक के बाद कहाँ पे गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था, जो कि साइट ऑफ मेजर डाइजेशन है। इसके बाद हमारा गया था लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद हमारा पास ऑन हो गया था एनस में। यानी एक चीज़ आपने नोटिस करी कि लिवर और पैनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल आहार नली का पार्ट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे खाना गया नहीं था। उनका इन्वॉल्वमेंट था डाइजेशन में, लेकिन खाना वहाँ नहीं गया था। तो ब्रेकिंग डाउन फैट्स, आंसर विल बी लाइपेज। एमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में ब्रेक कर रहा है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड्स ब्रेक कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस से निकलता है, और बेसिक मीडियम में काम करता है, जो उसका बाइल जूस करके देता है। ये कुछ नहीं होता आपका, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया अभी डाइजेशन पूरा। चीता नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। कि ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? जल्दी से बताइए, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? समझ गया ना टेक्निकल नॉलेज। लार्ज इंटेस्टाइन को क्यों लार्ज बोलते हैं? बिकॉज ये लार्ज है, बड़ी नहीं दिख रही तुमको, इतनी बड़ी है। ये कितनी छोटी छोटी सी है, लेकिन लंबी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। मध्य प्रदेश सबका सही आंसर है, श्रुति क्लब और सबका। तो ये हमारा एमपी में, ठीक है। चीता लाए गए थे ना सिर्फ नामीबिया से, बल्कि साउथ अफ्रीका से। अनफॉर्चुनेटली उनमें से काफ़ी की डेथ हो गई। ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया। 10th नंबर पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम दी मणिपुर? निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है? मुआय थाई, कलरियापट्टू, थंगटा या फिर गटका? मणिपुर की बात हो रही है यहाँ पे। तो कलरियापट्टू तो आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, साउथ इंडिया के नेम है। तो मणिपुर तो नॉर्थ ईस्ट का है, तो ये तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। और अब यहाँ पे जो गटका है ना, वो पंजाब का मार्शल आर्ट है। और अब इस बार से अगले जो हमारे नेशनल गेम्स होंगे, ज़रा बताइए कहाँ पे होंगे? उसमें इसको अब एक स्पोर्ट्स डाल दिया गया एज अ स्पोर्ट्स। थांगटा इसका सही आंसर होगा। कलरिया जो पट्टू है, ये होता है केरल का मार्शल डांस, ठीक है। अगर हम बात करें, एक तमिलनाडु का डांस होता है, उसको भी याद रखिएगा, दैट इज़ नोन एज सिलम्बम। सिलम्बम होता है तमिलनाडु का। पंजाब का है गटका। अगले नेशनल गेम्स होंगे 37th नेशनल गेम्स, ये होंगे आपके गोवा में, ठीक है। और एक याद रखना, मर्दानी खेल, ठीक है। मर्दानी खेल कहाँ का है? जल्द कोई किसी को पता है यहाँ पे? मर्दानी खेल, ये खेल कहाँ खेला जाता है? ये खेला जाता है एम से मर्दानी, एम से महाराष्ट्र। और एक और आखिरी याद कर लो, दैट इज़, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉट आखिरी, एक है होता है आपका परीखंडा, ठीक है। परीखंडा ये है आपका बिहार का, ठीक। और थांगटा तो हो गया मणिपुर का, गटका भी हो गया पंजाब का, मर्दानी खेल भी हो गया। खाटी, ठीक है, खाटी सामू ये है आंध्रा का, ठीक है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और ज़रा ये बताइए, कंबाला, कंबाला ये कहाँ पे सेलिब्रेट? ये मार्शल तो नहीं बोलेंगे, एक फेस्टिवल एक तरह का। कंबाला कहाँ पे सेलिब्रेट किया था? तो ये आपका होता है एक बफेलो डांस, इसमें सॉरी बफेलो रेस होती है, नॉट बफेलो डांस। कहाँ पे?
कर्नाटक में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एन इंडियन म्यूजिशियन क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द सहनाई, रिसीव्ड विच ऑनर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2001। तो कौन सा इनको ऑनर मिला था 2001 में? तो सहनाई बजाते हैं, सभी को पता है, लिखा भी हुआ है। 2001 में इनको मिला था भारत रत्न, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जितने भी अवार्ड यहाँ लिखे हुए हैं सारे इनको मिल रखे हैं जी, सब कुछ मिल रखा है इनको। पद्मश्री जो हमारा फोर्थ, ये भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सेकंड है हाईएस्ट सिविलियन हमारा पद्म विभूषण, मिला था 1980 में। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, ये मिला था इनको 1968 में। और पद्मश्री मिला था इनको 1961 में। बहुत फेमस है। और 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तब इन्होंने रेड फोर्ट में अपनी सहनाई बजाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे होगा भारत रत्न। एंड ही इज़ द थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन आफ्टर MS सुब्बुलक्ष्मी एंड रविशंकर टू रिसीव दैट भारत रत्न विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए MS सुब्बुलक्ष्मी की भी जी बात कर लेते हैं, बिकॉज हर बार ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना SSC को। जैसे CHSL अभी चालू हुआ है, आज से पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में, और मल्टीपल शिफ्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। CGL अभी हुआ था, उसमें पूछा था। और रविशंकर के बारे में अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है इस पार्ट 2 में, लेकिन पार्ट 1 में तो कितनी बार पढ़ा है वो आपको ही पता है। ठीक है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव, नॉट फर्स्ट इंडियन नहीं बोलना सही रहेगा, फर्स्ट एक तरह से कार्नेटिक सिंगर और फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव दी भारत रत्न, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ये कौन है हमारी? ये है कार्नेटिक सिंगर। कार्नेटिक म्यूजिक कौन सा होता है हमारा? जो साउथ इंडिया का म्यूजिक होता है, वो जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ये वाला। ठीक है, रविशंकर जी की अगर बात करें, सितार प्लेयर हैं, सितार वादक। ये पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैमी मिला, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रैमी अवार्ड। इनको ग्रैमी, ठीक है, समझ आ रहा है ना ग्रैमी? इनको किस उसके लिए मिला? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट, इस एल्बम के लिए इनको मिला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ चुका है आपका ग्रैमी पे। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे ध्यान से कि एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था रविशंकर, ये CGL Tier 1 में, कि रविशंकर कौन पहला इंडियन था? तो रविशंकर क्या बजाते थे? सितार। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। और 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी एल्बम थी? वेस्ट मीट ईस्ट। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रैमी। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अगला क्वेश्चन है, The commercial banks of India have to maintain a minimum percentage of cash, gold and other securities before lending loans to its customer. This is called the dash. भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नगद, सोना और अन्य प्रतिभूतियों को न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना होता है। इसे क्या कहा जाता है? बैंक्स को प्रॉफिट कैसे होता है? कॉन्सेप्ट समझो पहले। बैंक्स को प्रॉफिट कैसे होता है? जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं वो उसको लोन में घुमा देता है। हमको जो वो इंटरेस्ट रेट देता है उससे ज़्यादा लोन में इंटरेस्ट रेट लेता है, तो वो जो मार्जिन होता है उससे उसका प्रॉफिट बनता है। सिंपल। तो बैंक्स तो यही चाहेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा कि वो लोन में पैसे को घुमाए। क्यों आइडल पड़ा रहे पैसा उसका बैंक में? जितना ज़्यादा पैसा घुमाएगा उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं उसने पैसा घुमा दिया, दे दिया सारा पैसा, कुछ एकदम सिक्का भी नहीं रखा, सब कुछ उसने दे दिया। डिफ़ॉल्टर्स निकला है विजय माल्या जैसे, हैं कि करोड़ों करोड़ों 100 करोड़ ऐसे करके चपत मार लिए। पैसा कहाँ से देंगे जिन्होंने जमा किया था? इसलिए हमारी सेंट्रल बैंक बोलती है कि आप मेंटेन करिए CRR एंड SLR। आप मेंटेन करिए CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। वो बोलता है कि सर्टेन परसेंटेज आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में ही रहेगा। पैसा जितना पैसा आया ना उसका कुछ हिस्सा कैश के फॉर्म में रख दो, कुछ हिस्सा तुम गोल्ड के फॉर्म में रख दो, गोल्ड या फिर अदर सिक्योरिटीज़। अब कैश लिखा हुआ है, जानबूझ के कैश मैं नहीं बोल रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है तुम बोलोगे सिर्फ कैश लिखा है तो कैश मतलब CRR हो जाएगा। नहीं, SLR में है कि या तो कैश या तो गोल्ड या तो अदर सिक्योरिटीज़। बैंक पागल थोड़ी है जो कैश में रखेगा, क्योंकि गोल्ड में उसको कुछ रिटर्न मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उसको कुछ रिटर्न मिलेगा, कैश में तो कुछ एक वर्ड आ रहा था, आप समझ पा रहे होंगे फीलिंग, कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो SLR इसका सही आंसर होगा, बिकॉज SLR में गोल्ड, क्योंकि अगर सिर्फ कैश होगा, ओनली कैश, तो कैश रिजर्व रेशियो नाम में ही कैश है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में थोड़ा इंटरेस्ट रेट उसको मिल जाता है। नाउ व्हाट इज सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? और एक चीज़ उससे पहले, ये हमारी जो RBI होती है एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इनको यूज़ करती है। व्हाट आर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स? तो वो टूल्स जिनका यूज़ कोई एक सेंट्रल बैंक, इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यूज़ करती है, क्योंकि वो बैंक ऑफ बैंक्स है। बैंक ऑफ बैंक्स हम बोलते हैं RBI को, या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोलते हैं RBI को।
तो वो इनको रेगुलेट करके रखता है। और जब भी उसको ये चाहिए कि चलो यार वो किसी और क्वेश्चन में देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो CRR को बढ़ा देगा, अभी नहीं, बस इतना याद रखो अभी के लिए। अब बात कर लेते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यार, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो आज दूसरा दिन है, सारा कुछ पढ़ लो क्या 2 ही दिन में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर बात करें, ये बात करता है रेशियो ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ, रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क, यानी कि एक तरह से इट इज़ कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो। सर समझे नहीं, समझाते हैं आपको। एक्चुअल है क्या, जब बैंक्स लोन देती हैं किसी को, तो एक तो विजय माल्या टाइप लोग हो गए, मतलब एकदम इन गंदी नीयत से पैसा लेने आ रहे हैं कि एकदम फरार होना है वो डिफ़ॉल्टर से, और कुछ होते हैं जो हमारा टाइम पे पैसा लौटा देते हैं। तो बैंक को रिस्क में रिस्क किससे ज़्यादा है, विजय माल्या टाइप लोगों से। अब रिस्क को वो कैलकुलेट करेगा लोन देने से पहले। ये बोला था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका कि हेड क्वार्टर है बासेल स्विट्ज़रलैंड में, बासेल स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। उसने रिलीज़ किए बासेल नॉर्म्स, बासेल नॉर्म्स 1, बासेल नॉर्म्स 2, बासेल नॉर्म्स 3। पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है तीनों। इसने उसमें बोला कि जब आप लोन दे रहे हो तो आप ये चीज़ को कैलकुलेट करो कि कितना रिस्क है किसी को देने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मैं आपको एक बताता हूँ, एक हमारे यहाँ पे शराबी टाइप बंदा है, ठीक है, वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं करेगा, वो जाएगा बैंक से लोन उठाएगा, क्योंकि उसे पता है बैंक का लोन माफ़ हो जाता है यूजुअली। जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, बैंक का लोन माफ़ हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, वो बंदा बैंक से लोन लेगा और वो भरेगा नहीं। अगर बैंक वाले आएंगे भी तो वो पागलों जैसा नाटक करता है, ठीक है, लाठी वाठी निकाल जाता है, बैंक वाले बेचारे चले जाते हैं। तो ऐसे बंदों को अब देना, बैंक देने से लोन पहले उसका रिस्क कैलकुलेट करेंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हम लोन ना दें। क्यों? क्योंकि उसको लोन देने में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि अगर लोन दिया वापस ना आया तो फिर जिन्होंने पैसा जमा किया था उनको देना मुश्किल हो जाएगा, तो बैंक फेल हो जाएगा। और अगर एक बैंक फेल होता है ना तो पूरा बैंकिंग सिस्टम चरमरा जाता है, और अगर पूरा एक कंट्री का बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाता है तो बाकी कंट्रीज़ को भी इफेक्ट करता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इन दी USA, जो बहुत इफेक्ट किया था बहुत सारी कंट्रीज़ को, बट इंडिया बच गया था उससे, ठीक है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल जो सेटलमेंट है वो स्टैब्लिश हुआ था 1930 में। खैर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर ट्रिब्यूटरीज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और उपनदी सही है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जो कोई मेन रिवर को ज्वाइन करती है, तापी, मांजरा, कृष्णा, घाटप्रभा। इनमें से कौन सा आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सही है। और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि 1.2 के स्टूडेंट्स से स्टार्ट से और वो बने हुए हैं। थैंक यू, ठीक है, मतलब थैंक यू मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद को थैंक यू बोलो कि आपका फोकस इतने लेवल तक भी बना हुआ है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत लोगों का नहीं रहता है। प्रिंटेबल PDF मिलेगा, माफ़ कर दीजिए बस एक बार कि वो गलती से यार ब्लैक बैकग्राउंड हो गया था, अब कितनी बार मैं माफ़ी मांगूँ आपसे। तो तापी की अगर बात करें, इसके ओरिजिन के बारे में जल्दी से आप बताइए, और कुछ इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तापी निकलती है बैतूल प्लेट्यू, जो कि MP में पड़ता है, ठीक है, बैतूल प्लेट्यू MP में पड़ता है। और तापी की अगर बात करें, ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती है, वेस्ट की ओर फ्लो होती है और अरेबियन सी में अपना वाटर को ड्रेन करती है। ये विंध्या है, ये सतपुरा है, बीच में फ्लो हो रही है दोनों के नर्मदा या फिर नर्मदा, ठीक है, यहाँ पे है तापी, ठीक है, उसके सतपुरा के नीचे और विंध्या के नीचे, ठीक है। ये दोनों वेस्ट साइड में फ्लो हो रही हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही हैं, अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। तो ये मांजरा जो ट्रिब्यूटरी है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं जल्दी से याद करते हैं। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा या फिर मांजरा और सबरी के बेर, ठीक है, सबरी। ये हमारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं गोदावरी की। गोदावरी की अगर बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन होता है आपका G से गोदावरी और T से त्रिम्बकेश्वर। GT रोड याद रखना, G से गोदावरी, T से त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से हमारी या फिर त्रिम्बकेश्वर हिल से निकलती हैं गोदावरी रिवर, जिसको कि हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, बिकॉज साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है हमारी गोदावरी, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं इसको। फिर अगर हम बात करें कृष्णा, तो कृष्णा इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से, ठीक है।
महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है और इसकी ट्रिब्यूटरी है घाटप्रभा। इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी, अभी ध्यान से इसको सुनिए एक स्टोरी को। तो कृष्णा एक लड़का है, उससे हमने बोला कि कृष्णा ने भीम से बोला, कृष्णा ने क्या बोला भीम से कि भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, घाट पे ले जाके माल रिसीव कर। तो भीम से भीम रिवर हो गई, तू से हो गया तुंगभद्रा, मौसी से हो गया मूसी। इस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है आपका? घाट से हो गया घाटप्रभा और माल से हो गया मालप्रभा। मूसी आपका, मूसी के तट पे हैदराबाद स्थित है, ठीक है। तुंगभद्रा की अगर बात करें, हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी वो लोकेटेड थी, ठीक है, मूसी के तट पे हैदराबाद, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन धीरे धीरे करके हम पूरा रिवर भी खत्म कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक और अ स्टेप टू कन्वर्ट नॉर्मल वाटर टू पोर्टेबल वाटर? नॉर्मल वाटर को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के में से कौन सा एक स्टेप नहीं है? लेट मी टेल यू पोर्टेबल वाटर होता क्या है। लिखा हुआ है यहाँ पे पीने योग्य पानी, जिसको कि पिया जा सके, यानी कि जो कि प्योरीफाइड है पूरी तरह से। यानी एक तरह से पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी प्योरीफिकेशन की एक टेक्निक नहीं है, फिल्टर करने की टेक्निक नहीं है। तो नाम में ही फिल्ट्रेशन है। क्लोरिनेशन तो कर ही पड़ा था, क्लोरीन को हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। कल बताया था, टंकी का एग्जांपल दिया था। बॉयल भी हम करते हैं ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो मर जाएं, तो बॉइलिंग भी एक हमारा वाटर प्योरीफिकेशन का एक टेक्निक है। बट ब्रोमिनेशन करके कोई आपका ये नहीं होता है, ठीक है। ब्रोमिनेशन से मुझे आता था ब्रोमीन। ब्रोमीन इज़ दी ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। जैसे मरकरी पारा हमारा ओनली लिक्विड मेटल होता है रूम टेम्परेचर, उस तरह ब्रोमीन नॉन मेटल होता है। इज़ दैट क्लियर? फॉर 15th, हु इज़ एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला हंसराज या फिर सावित्रीबाई फूले? तो फर्ग्यूसन कॉलेज के फाउंडेशन से हमारे एसोसिएटेड हैं बाल गंगाधर तिलक। इनसे आपको क्या क्या याद आना चाहिए? होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना करी थी 1916 में, अलॉन्ग विद एनी बेसेंट ने अपने खुद की बनाई थी, लेकिन इन्होंने पहली बनाई थी। इनके होम रूल लीग का हेडक्वार्टर था पुणे, और अगर पुणे था, पुणे में आपका फर्ग्यूसन कॉलेज है, तो उससे आप रिलेट कर सकते थे। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें, गरम दल एक्सट्रीमिस्ट के ये पार्ट थे, और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, मराठा एंड केसरी। जो मराठा था वो मराठी में नहीं था एक्चुअल में, जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था, और जो हमारा मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इनको बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, यानी कि भारतीय अशांति का जनक किसने बोला था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था। किसने बोला था जल्दी से बताइए? चिरान नाम का एक आदमी था, बताओ, ठीक है। और इनको हम एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? फादर ऑफ इंडियन रेस्ट बोला था वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है। और इसकी वजह से इनको जेल वगैरह भी हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक को और हम क्या कुछ और बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन रेस्ट, और इन्होंने कुछ बनाया वगैरह था और कुछ, चलिए अभी के लिए तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी के लिए इतने रखते हैं। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड सावित्रीबाई फुले फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर हम देख चुके हैं, और लाला लाजपत राय के रिगार्डिंग जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द डून्स ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों से संबंधित है? बताइए। बिल्कुल लोकमान्य, वेरी गुड, ठीक है। लोकमान्य के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। लोकमान्य, लोकमान्य से याद आया मुझे, लोकहितवादी के नाम से किसको जानते हैं? उनका नाम जी से चालू होता है, बताएगा कोई? लोकहितवादी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैं हमारे गोपाल हरि देशमुख, याद रखिएगा, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दून कौन सा है? अब ये दून सर होते क्या है? तो दून समझाने के लिए पहले मुझे तुम्हें इस मैप पे ले जाना पड़ेगा। देखो, हमारे हिमालयाज़ होते हैं, हिमालयाज़ के डिफरेंट पार्ट हैं। पानी एक बूंद पी ले थोड़ा सा। हिमालयाज़ हैं ये, ठीक है। हिमालयाज़ को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेट, लेसर, आउटर। ग्रेट, लेसर, लेसर, आउटर। ग्रेट हिमालयाज़ जो सबसे ऊपर होते हैं, इनको हम इनर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इनर हिमालयाज़ या फिर हिमाद्री, ठीक है। इसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी पीक्स देखने को मिलेंगे। ट्रांस हिमालय सर क्या होता है? उसको छोड़ दो भी पूरी तरह से। जो बड़ी पीक्स हैं वो हमें ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेंगी। इसकी सबसे वेस्टर्न मोस्ट पीक है नंगा पर्वत, ठीक है। यहाँ पे आपको पड़ेगा नंगा
पर्वत वेस्टर्न मोस्ट। और ईस्टर्न मोस्ट बात करेंगे, यह नामचा बरवा, जहाँ से यू टर्न मारती है हमारी कौन सी ब्रह्मपुत्रा रिवर, नामचा बरवा ही है हमारा, ठीक है, जो ईस्टर्न मोस्ट इसकी पीक है। ज़्यादातर जो हाई पीक देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारी माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, 8848 मीटर, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वो भी आपका ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। क्लियर है, सिक्किम में ही है। इसके बाद आता है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को हम मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज बीच में है। इसको हम और डिफरेंट नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये हमारा लेसर हिमालय हो गया, इसको हम बोल देते हैं डिफरेंट नाम से, जैसे कि इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीर पंजाल। कश्मीर में इसको पीर पंजाल नाम से जानते हैं। फिर अगर हम आएंगे बढ़ेंगे हिमाचल में तो इसको धौलाधर के नाम से जानते हैं, और आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में तो नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम जाएंगे नेपाल में तो वहाँ पे इसको महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ही रेंज के नाम है लेसर हिमालय के डिफरेंट जगहों में। इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, जिस तरह ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से जानते हैं, उस तरह इसको हिमाचल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो हाथ काम करना जो है थोड़ा सा बंद कर दिया, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसको हम इनर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अंदर साइड में पड़ जाता है, ये आपका इनर हिमालय, ठीक, एग्जैक्टली। तो ज़्यादातर हाई पीक आपको ग्रेट हिमालय में। इसके बाद जो आता है वो होता है शिवालिक। शिवालिक, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, आउटर हिमालय लिखा हुआ है, ये कोई और नहीं, शिवालिक ही है। तो आउटर हिमालय को ही हम शिवालिक या फिर शिवालिक को ही आउटर हिमालय बोलते हैं। तो सर अभी तक दून तो आया नहीं कहीं पे, तो ये सारी चीज़ें आप बता क्यों रहे हैं? बस आ गया दून। जो हमारे दून्स है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़ होती हैं। ये क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगी लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, इसके बीच में जो वैलीज देखने को मिलती हैं उनको दून्स बोलते हैं। उनमें से सबसे बड़ा दून है देहरादून। अब समझ गए दून का मतलब क्या है? कोटली दून, पाटली दून, ये सब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, ठीक। यहाँ तक। और जो हमारी कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी, वो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। इन दोनों के बीच में है हमारी जो कश्मीर घाटी पड़ती है, जो आप सुनते रहते हैं न्यूज़ में, ठीक है। आगे बढ़ें। अब सर ये ट्रांस हिमालय क्या है? तो इनके ऊपर, इस ग्रेट हिमालय के भी ऊपर पड़ता है ट्रांस हिमालय। तो सर ये क्यों नहीं बताया? एक्चुअल में हिमालय बनने से पहले ये बन चुका था। तो हम एक्चुअल में हिमालय का पार्ट लोग बता देते हैं, लेकिन होता नहीं है पार्ट एक्चुअल में। इसकी हमारी तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। इसी ऑर्डर में याद रखना। ऊपर सबसे पहले काराकोरम, यहीं पे, यहाँ पे काराकोरम है, जैसे देन लद्दाख है, देन जंस्कार। याद रखना KLZ, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा 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 करे में तू समाजा, ये किस राजा राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन डैश। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा राजा प्रथम डैश में राजा बने। कब बने ये राजा? चोला। है भगवान, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। चोला हो गया, विजयनगर हो गया, तो हम लोगों ने चोला को इतना चोला था कि आपको ही पता है, ठीक है। तो चोला की अगर बात करें तो इससे हमें क्या क्या याद आना चाहिए? पहले तो एक बार आपके कमेंट चेक कर लेते हैं, बहुत देर हो गया आपके कमेंट नहीं चेक किए हैं। चलो चलो ठीक। तो अभी चलो चोला कर लेते हैं, नहीं तो कमेंट में फिर लग जाएंगे तो टाइम हो जाएगा। तो चोला की अगर बात करें तो ये फाउंड किसने करी थी डायनेस्टी? ये अराउंड 850 BC के अराउंड विजयलया ने, ठीक है। विजयलया फाउंडर थे अराउंड 850 CE, ठीक है, फाउंडर थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर किया था मुत्तरैयार को हरा के। मुत्तरैयार को डिफीट किया इन्होंने, हराया। और कावेरी डेल्टा पे, ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ ये SSC ने एग्जैक्टली टर्म्स यूज़ किए हैं क्वेश्चन में, वही टर्म यूज़ कर रहा हूँ। कावेरी डेल्टा में इनको कैप्चर किया और इन्होंने कैपिटल बनाई तंजौर को, यानी कि तंजौर को इन्होंने कैप्चर किया मुत्तरैयार से और उसको कैपिटल बना डाला विजयलया ने, जो कि फाउंडर थे। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने भगवान या फिर गॉडेश, भगवान तो नहीं, गॉडेस, हमारी गॉडेस एक थी निशुम्भा सुदिनी, निशुम्भा
सुदनी, ठीक है, ये पूरा नाम है कॉन्टिन्यूएशन में। तो इनके लिए, इन गॉडेस के लिए इन्होंने टेम्पल बनवाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। इसके बाद हम चोला को जानते हैं ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर के लिए। ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर, ये सर किस चीज़ का आर्किटेक्चर, कैसा आर्किटेक्चर? तो ये बात कर रहा हूँ टेम्पल्स की। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, याद रखिएगा। एक तो है बृहदेश्वर, ठीक है, और जब मैं अगली बार रिवाइज कराऊंगा ना तो सिर्फ ये लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं बोल बोल के, क्योंकि इसीलिए थोड़ी ना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इतना मेहनत करके, ठीक है, कि फिर मैं फिर बार बार लिखूँ। तो बृहदेश्वर टेम्पल हमारे 2 हैं, याद रखिएगा, 2 हैं। एक तो है तंजौर में, जिसको बनवाया किसने था? राजा वन, जिनकी यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है। इसी टेम्पल को, जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर वाला, इसको हम बोलते हैं राजराजेश्वर, क्योंकि राजा ने बनवाया था इसलिए राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं इसको हम, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा जो बृहदेश्वर है वो है गंगई कोंडा चोलापुरम में स्थित है, ये गंगई कोंडा चोलापुरम में। इसको किसने सर बनवाया था? गंगई कोंडा चोलापुरम वाले को बनवाया था राजेंद्र चोला वन ने, राजेंद्र चोला वन ने बनवाया था इसको। और ये जो है, क्यों गंगई कोंडा चोलापुरम क्यों नाम पड़ा? राजेंद्र चोला वन, जिनको कि नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, बहुत ही पावरफुल रूलर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे साउथ इंडिया के, चोला एम्पायर के। नॉर्थ इंडिया में गए थे, वहाँ पे कुछ रूलर्स को हराया, वहाँ से गंगा का पानी लेके आए और इन्होंने एक नई सिटी स्टैब्लिश करी, गंगई कोंडा चोलापुरम। वहाँ पर इन्होंने टेम्पल बनाया, बृहदेश्वर टेम्पल। इज़ दैट क्लियर? तो गंगई कोंडा चोलापुरम क्यों कहलाता है? बिकॉज गंगा का पानी वो लेके आए थे हराने के बाद, ठीक है। और एक और टेम्पल है, याद रखिएगा, दैट इज़ ऐरावतेश्वर टेम्पल, ठीक है। इसको बनवाया था राजा 2 ने। ये 1 है, ये 2 है, ख़त्म। पूरा नहीं, लेकिन चोला के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि ये जानने जाते हैं हमारे जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से स्टैच्यूज़ बनाने के लिए, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से इन लोगों ने स्टैच्यूज़ बनाए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर होगा 985 में ये किंग बने थे। क्लियर? 18th, शीला रिकॉल्स यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इट? यानी कि एक तरह से आपसे घुमा फिरा के ये पूछना चाह रहा है कि किस जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होते थे आपके ट्रांजिस्टर्स। विकी मीना ने बहुत अच्छी चीज़ ऐड करी। अब विकी सॉरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वही मैंने बोला कि भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम आगे करेंगे। अब सारी चीज़ें तो एक साथ कर नहीं सकते, जैसे और अब क्योंकि यानी विकी जी ने ऐड किया तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। असेंबली ऑफ, या तो फिर आगे ही मैं बताऊँगा, ठीक है। और हो गया, सभा हो गया, नगर हो गया, ये आगे देखेंगे, ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं कि भागे जा रहे हैं फिर कल ही आपका पेपर है, ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में देखेंगे, बिकॉज चोला पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो शीला जो है, अगर ये बात कर रही है ऐसी, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात कर रही है, बिकॉज जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे कल हमने देखा था, वो किसका यूज़ कर रहे थे? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड वाले यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स का। 19th, मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन दी स्टेट ऑफ? तो चित्रकला की मधुबनी शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई? गुजरात, कर्नाटक, बिहार या फिर राजस्थान? आई थिंक ये आसान है, बट यहाँ पे कुछ और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, दैट इज़ पत्ता चित्रा आपसे क्वेश्चन पूछता है। पत्ता चित्रा, वर्ली पेंटिंग, फाड़ पेंटिंग, और एक और लिख लेते हैं मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो पहली बात तो मधुबनी आप जानते हैं, बिहार, मधुबनी जगह भी है बिहार में। पत्ता चित्रा की अगर बात करें तो ये है उड़ीसा में। वर्ली पेंटिंग की अगर बात करें महाराष्ट्र, जब भी मैं MH लिखूंगा आप समझ जाइए महाराष्ट्र, वर्ली, बांद्रा सीलिंग से आप इसको याद कर सकते हैं। फाड़ है आपका राजस्थान, इसको RJ से लिख रहा हूँ मैं। मिनिएचर आपका एक्चुअल में किसी स्टेट में नहीं है, बट इसमें यह याद रखना है कि इट वॉज फाउंड ऑन पाम लीव्स। जो जैन और बुद्धिस्ट होते थे वो ये इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे, फाउंड ऑन पाम लीव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 20th, विच सिंगर वॉज वन ऑफ द नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर? तो अकबर के कोर्ट में जो नवरत्ना थे उनमें से कौन सिंगर था? अल्लाह रखा था, उस्ताद अहमद लाहौरी, या फिर आमिर खुसरो, या फिर तानसेन? तो देखिए, आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। अल्लाह रखा ये किसके फादर? जाकिर हुसैन जो तबला वादक थे उनके फादर थे। तो भाई ये अकबर के कोर्ट में थोड़ी ना होंगे, हैं? ये तो अभी कुछ साल पहले, मतलब इनके आई थिंक साल 2000 में इनकी डेथ ही हुई है, तो अकबर के टाइम पे थोड़ी ना होंगे ये,
ठीक है, तबला, तबला वादक हैं ऐसे ही हमारे। ये इनके बेटे कौन हैं? इनके बेटे हैं जाकिर, ठीक है, जाकिर हुसैन। उस्ताद अहमद लाहौरी की अगर बात करें, ये शाहजहाँ के टेन्योर पे, शाहजहाँ के टाइम पे था। और जो आप ये ताजमहल, ये मतलब आर्किटेक्ट था। तो जो अभी आप ये रेड फोर्ट, लाल किला और ये ताजमहल देखते हैं, ये डिज़ाइन, उसको आर्किटेक्ट यही था, लाहौरी, ठीक है, आर्किटेक्ट शाहजहाँ के टाइम पे। खुसरो की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था तो ये भी गाना गाता था, और पैरट ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं ये, लेकिन खिलजी के टाइम पे थे ये। आंसर हो जाएगा मियाँ तानसेन, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है? राम तनु पांडे, जो पहले राम तनु पांडे जो पहले ग्वालियर के जो तोमर घराने थे उसमें थे, फिर ये अकबर के पास चले गए थे, मियाँ तानसेन। अब यहाँ पे जो अकबर के 9 जेवल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो हमारे अबुल फजल, जिन्होंने आपको पता है ऐन अकबरी या फिर अकबरनामा कंपोज किया, ठीक है, ऐन अकबरी उसका 3rd वॉल्यूम अकबरनामा। और अकबरनामा में हम जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया। उसका जो 1st वॉल्यूम है वो उनके एंसेस्टर्स की बात करता है, लेकिन जो 3rd वॉल्यूम है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो अबुल फजल स्कॉलर और हिस्टोरियन थे, ठीक है। फैज़ी की अगर बात करें तो फैज़ी वॉज अ पोइट, लॉरिएट एंड फिलोसोफर। बट फैज़ी के रिगार्डिंग ये याद रखना, यहाँ पे मैं जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ही वॉज एजुकेशन मिनिस्टर। ये कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर था, बस ऐसे याद रखना इसको शॉर्ट में, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर था ये। अब्दुल रहीम खाने खाने वाला है क्या? हाँ, खाने खाने वाला है। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये हिंदी पोइट और कंपोज़र थे, लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर थे। मजाक यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब सच में डिफेंस मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे थे अकबर के टाइम पे, पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे। तानसेन, इनका गाने का ही पूरा पोर्टफोलियो था। टोडरमल, टोडरमल हमारे थे इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हमारे थे फाइनेंस मिनिस्टर। अगर आप इतना रख लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। बीरबल क्या थे हमारे? बीरबल फॉरेन मिनिस्टर थे, काफ़ी मतलब विटी रिमार्क्स पास करते थे हमारे एस जयशंकर जी की तरह, तो इनको बना दिया गया फॉरेन मिनिस्टर। और राजा मान सिंह जो थे, ये थे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, CDS थे, ठीक है। तो चीफ ऑफ स्टाफ थे, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ मुग़ल आर्मी, ठीक है, मुग़ल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे ये। खाने खाना हो गए। और मुल्ला मुल्ला दो प्याजा थे, ये होम मिनिस्टर थे, ठीक है, होम मिनिस्टर। ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे। अष्ट प्रधान किसके कोर्ट में थे, कोई बताएगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ अष्ट प्रधान, और एक और लिखता हूँ यहाँ पे अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। तो अष्ट प्रधान की अगर बात करें, मराठा किंगडम में शिवाजी के टाइम पे थे ये। और जो अष्ट दिग्गज थे, ये साउथ इंडिया की जो विजयनगर डायनेस्टी थी उसमें जो KDR कृष्णदेव राय के टाइम पे उनके कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज दी समर सॉलिस्टिस फॉल? निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रीष्म अयनांत पड़ता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 21 जून? समझिए पूरा अयनांत का कॉन्सेप्ट। हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन कितने टाइम में, कोई बताएगा? कितना टाइम लेती है एग्जैक्ट बताइएगा, ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये रिवॉल्व करती है जब, अब ये हमारी अर्थ टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, ये अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री टिल्टेड है। अब इस टिल्ट की वजह से क्या होता है? टिल्ट और रेवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन्स होते हैं। तो आपने एक चीज़ सीखी कि जो सीजन्स होते हैं हमारे किस वजह से होते हैं? अर्थ जो रेवोल्यूशन कर रही है अराउंड द सन, प्लस वो जो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री, ठीक है, रेवोल्यूशन करती है, एक चक्कर मारती है, 1 साल होता है। जब ये रेवोल्यूशन करती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के ऊपर, सन की चमक के रोशनी पड़ रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब सदर्न हेमिस्फीयर यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें चमक के सूरज की रोशनी पड़ रही है। 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जब इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे चमक की रोशनी पड़ रही है। तो भाई जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब चमक के एकदम पड़ेगी या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कर्क रेखा में, तो उसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ग्रीष्मकालीन अयनांत। इसकी डेट है 21 जून, 21 जून इसकी क्या है? डेट है। यहाँ पे मैं इसका यूज़ करता हूँ, 21 जून इसकी डेट है समर सॉलिस्टिस की। अब हमारे यहाँ विंटर कब पड़ती है? जब दिसंबर के टाइम पे, तो इसको हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस यानी कि शीतकालीन अयनांत, 22 दिसंबर को पड़ता है,
और 21 जून को हम बोल सकते हैं कि हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है। कहाँ पे? पूरी अर्थ में नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और 22 दिसंबर को होता है शॉर्टेस्ट डे। सिर्फ मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही चर्चा कर रहा हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया हमारा एक प्रमुख देश है, कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज बहुत सारे देश हैं नहीं ना सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को ही कंसिडर करते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया वालों की बात करें तो अभी हमारे यहाँ पे क्या पड़ रही? गर्मी पड़ रही ना, उनके यहाँ सर्दी पड़ रही होगी। यानी कि 21 जून को उनके यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। तो कौन से हेमिस्फीयर की बात कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो सर क्या जब हमसे सोलिस्टिस पूछेगा तो वो पूछेगा क्या कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर सोलिस्टिस बताओ या फिर सदर्न? नहीं, एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड ने, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ये डिसाइड कर रखा है कि समर सोलिस्टिस का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर यानी 21 जून, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवर हेड रेज पड़ रही हैं सन की, तो सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। इक्वेटर पे जब चमक की रोशनी पड़ती है, ऐसा 2 बार होता है एक साल में, समर सोलिस्टिस एक बार, विंटर सोलिस्टिस एक बार, लेकिन साल में 2 बार ऐसा होता है कि पूरी पृथ्वी पे दिन व रात बराबर होते हैं। उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोलते हैं जब यहाँ पे इक्वल डेज एंड नाइट्स होते हैं एंटायर अर्थ में। एंटायर अर्थ में इक्वल डेज और नाइट्स होते हैं। मार्च में ये एक डेट आती है जो 21 मार्च को पड़ती, कभी कभी 20 को पड़ जाती है, लेकिन यूजुअली 21 मार्च को। और 23 सितंबर को सितंबर में डेट पड़ती है जब आपका ये होता है। इसको हम मार्च इक्विनॉक्स को स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसको हम जानते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स या फिर ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। और इक्विनॉक्स पे क्या होता है? पूरी पृथ्वी पे दिन व रात समान होते हैं। अब बताइए समर सॉलिस्टिस आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। ठीक है, इसी दिन हम क्या मनाते हैं? योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, 23 सितंबर 21 मार्च को क्या होते हैं? इक्विनॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विषुव बोलते हैं। ठीक है, विषुव। 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस। ठीक, समझ गए सीजन्स क्यों होते हैं? सीजन्स क्यों होते हैं आई होप आप समझ गए होंगे। और एग्जैक्ट अगर टाइम की बात करें तो ये होता है 365 दिन, 365 डेज और 6 आवर। यही 6 घंटे मिलकर 4 साल में एक दिन 24 घंटा हो जाता है और हमें लीप ईयर मिल जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम होता है 23 घंटे 56 मिनट। एग्जैक्ट टाइम है रोटेशन का। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उस चीज़ को ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो। जो घूर्णन होता है ना, घूर्णन, रोटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी वजह से होता है डे एंड नाइट। ये टाइम कितना है एक रोटेशन का? ये है 23 आवर्स एंड 56 मिनट एंड 4 सेकेंड टू बी वेरी प्रिसाइज। रेवोल्यूशन में टाइम कितना लगता है? और रेवोल्यूशन और टिल्ट की वजह से सीजन्स होते हैं। डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बॉक्साइट का सबसे प्रमुख उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। बस 2 क्वेश्चन और आपके बाकी हैं और ख़त्म। नवीन जी ने पूरा अर्थ ही बना दिया। तुम लोग कैसे बना लेते हो यार? ये अर्थ वर्थ कैसे बना देते हो कमेंट सेक्शन में है? हाथ सर 1.5 आवर्स हो गए हैं, हाथ दर्द हो रहा। तुम्हारा कि हमारा? हैं? तुम तो भाई नॉर्मल पेन से लिख रहे हो। अब मेरा वाला तुम देख लोगे ना कितना मोटा है, मतलब पेन कितना मोटा है। ठीक है, तो चौंक जाओगे। ठीक है, तो डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट किसकी ओर होती है? किस मेटल की ओर होती है? एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एल्यूमिनियम की ओर होती है बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे प्रमुख उत्पादक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 23rd। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इस पे मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको ओर्स पे पूरा सब कुछ बता सकूं। तो जब कोई और क्वेश्चन आएगा ओर्स पे तो वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे ओर्स के। ठीक है, चलो तो 2 डेट्स, ऑन विच फॉलोइंग 2 डेट्स डज द इक्विनॉक्स फॉल। अब बताइए, अभी पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं ना, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये 2 डेट्स होती हैं आपकी इक्विनॉक्स की। अभी देख के आए तो आई होप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 24 विच टाइप ऑफ सीड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मिड 1960s के टाइम पे इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, 1950s से लेके मिड 1960s के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन चला। कहाँ पे आया इस पे क्वेश्चन आता है। कौन इसका फादर है इस पे क्वेश्चन आता है। और कौन सी टाइप ऑफ सीड्स आई? तो हाई ईल्ड वैरायटी सीड। अब देखो एक आई थिंक
22 जुलाई की आई थिंक सेकंड शिफ्ट थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हम कौन सी वीट की वैरायटी यूएसए से इंपोर्ट करते थे। तो PL480 नाम का एक वीट का वैरायटी था, ठीक है। जिनको अगर कोई एग्ज़ाम था किसी ने दिया हो तो ज़रा कंफर्म करिए, यही ऑप्शन में होगा। वीट की वैरायटी होती है जो कि हम यूएसए से इंपोर्ट करते थे। ये एकदम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, जो बच जाता था वो हमें यूएसए देता था। तो फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया और आज इतने सरप्लस हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं वीट को, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये कहाँ पे आया? सबसे पहले तो ये जो एफ्लुएंट, जो हमारे वेल्दी स्टेट्स से एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया की बात करूँ, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, और साउथ इंडिया में अगर जाएंगे तो आंध्रा एंड तमिलनाडु, रिच एफ्लुएंट स्टेट यहाँ पे आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो, और इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आया तो सारी चीज़ें बता ही देता हूँ आपको, मैं आपसे क्या ही छुपाना, आप तो अपने हैं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये वहाँ पे आया था जहाँ पे लोगों के पास हाई ईल्ड वैरायटी सीड खरीदने के पैसे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स थे वो खरीदने के पैसे थे जो यहाँ के लोगों के पास थे। ये एक वर्चुअस साइकिल बन गया यहाँ के लोगों के लिए। व्हाट इज़ वर्चुअस साइकिल? कि इन लोगों के पास थोड़े पैसे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा मिला, इनके पास और पैसे हो गए। एक होता है विसियस साइकिल और एक होता है वर्चुअस साइकिल। विसियस साइकिल का मतलब होता है जैसे कि आप गरीब थे, आप तंग थे, जॉब नहीं लग रही थी, आपने दारू पीना स्टार्ट किया, दारू पीना स्टार्ट किया आपने, और भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और जॉब नहीं लग रही, घर की और कंडीशन ख़राब हो रही, तो आप एक विसियस साइकिल में फंस गए, कुचक्र में फंस गए। इसी तरह एक होता है वर्चुअस साइकिल कि कुछ अच्छा हुआ, उससे और अच्छा हुआ, और उससे अच्छा हुआ, और तरह की, इस तरह से उसको वर्चुअस साइकिल। तो यहाँ पे वर्चुअस साइकिल रन किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये और अमीर होते गए। इसी वजह से आप देखेंगे तो क्यों पंजाब के जो किसान होते हैं डीजे लगा के अपने ट्रैक्टर में चलते हैं, और क्यों अगर आप बिहार और ईस्टर्न यूपी में चले जाएँ तो क्या हाल है वो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के एक क्वेश्चन बना था, नुकसान क्या है? नुकसान ये है क्योंकि जो पंजाब और ये सब एरिया है ना, ये वाटर डेफिसिट रीजन्स है, ग्राउंड लेवल नीचे है, लेकिन यहाँ ट्यूबवेल लगा दिए गए, धकाधक पानी एक बटन में निकला तो ग्राउंड लेवल वाटर और नीचे हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल तो नीचे है, इवापोरेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, तो पानी तो इन्होंने भर दिया, पानी भरने की वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से पानी उड़ गया, यहाँ पे बच गया सॉल्ट। तो यहाँ की जो सॉयल है वो एल्कलाइन हो गई, यहाँ पे सॉयल एल्कलाइन हो गई, तो ये एक नेगेटिव चीज़ हुई। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो रिसीड किया और नीचे पे गया, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अब इसीलिए हम बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम है। तो हाई ईल्ड वैरायटी सीड फिर हमने यहाँ पे डालना स्टार्ट किया, ये आपको बताना चाहिए। वो एक चीज़ मैंने बता दी। अब फादर मदर इनके देख लेते हैं। तो फादर अगर आप किसी ग्रीन रेवोल्यूशन का पूछ ले तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में थे कौन? नॉर्मन बोरलॉ, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉ। और इंडिया में अगर बात करेंगे तो ये हमारे फादर थे, मतलब फादर किसको कहते हैं हम लोग? MS स्वामीनाथन को, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं वाइट रेवोल्यूशन और येलो इस सब को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी तक, अभी के लिए ग्रीन को अच्छे से याद करो। मिड 1916 PL480 हम इंपोर्ट करते थे यूएसए से, फिर हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स लगाई, एफ्लुएंट स्टेट ऑफ पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु, फादर मदर ये देख लिया, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है। इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट डज द, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होना ही चाहिए ना। इनमें से निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं? सन ऑर्बिट, लो ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर नो स्टेशनरी ऑर्बिट? हिंट ऑप्शंस में ही छुपा हुआ है, आंसर बताइए। कल इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा जब अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा। आपके होते हैं 24 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? जिप्सम डालो जी, दीपक चौहान ने बहुत अच्छा ऐड किया यहाँ पे। अगर आपकी सॉयल कभी अल्कलाइन हो जाए तो आप क्या डालेंगे? जिप्सम डालना होता है, ठीक है। अल्कलाइन सॉयल को ट्रीट करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं। अब जिप्सम से मुझे पूरी केमिस्ट्री में आपकी रिवाइज करवा सकता हूँ। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको 373 केल्विन पे हीट कर देंगे तो CaSO4.12H2O बन जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। गजब, अच्छा बेस्ट सेशन, थैंक यू सभी को। इतने देर मतलब यार मानना पड़ेगा 1.2 के से 1.1 के नहीं हुआ पूरे 1.5 घंटे के दौरान। दैट इज़ वेरी 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 रिमार्केबल, ठीक है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपने इतना फोकस बना के रखा, बिकॉज मुझे पता है डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। नीचे एक वीडियो रिकमेंड हो रहा होगा, किसी का नोटिफिकेशन भी आया होगा, एक शॉर्ट रील भी आपको दिख रही होगी, न जाने क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। गर्मी लग रही होगी, ठीक है, कुछ अलग अलग तरह के विचार आ रहे होंगे,
उन सारी विचारों को आपने मद्देनज़र रखते हुए या फिर साइड करते हुए आपने फोकस बनाए रखा, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आनंद की अनुभूति हो रही है आफ्टर द लेक्चर। अच्छा, तो बिल्कुल मेहनत के बाद आनंद की अनुभूति ही होती है। रिग्रेट तो उनको हो रहा होगा जो स्किप करके गए होंगे, मुझे तो नहीं लगता अभी कोई गया है, लेकिन कुछ तो 10-15 गए होंगे, कुछ जेन्युइन रीजंस की वजह से और कुछ ऐसे ही। इतना ज्ञान पचाने के लिए क्या करें सर जी? इतना ज्ञान पचाने के लिए आपको एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो एंजाइम्स मैं आपको दूंगा कभी कभी बीच बीच में, ठीक है? वो एंजाइम्स आपको मिलेंगे वीडियो सैटरडे या संडे में। कुछ एंजाइम्स से मेरा मतलब है कि कुछ मैं आपको टेक्निक्स और इस तरह की चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है? इशिता शर्मा थैंक्स सर, ओके थैंक यू। जनक प्रजापत, मज़े आ गए। अच्छा जनक जी को सोल्यूशन पढ़ूँ या नहीं सीपीओ के लिए? आप स्किप कर सकते हो तुषार, आप सिर्फ इन लेक्चर्स को भी फॉलो करोगे। मैं इतना तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ल्यूसेंट से ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी आपको दिला दूंगा मैं आपको। अगर ल्यूसेंट पूरा चार्ट के अगर आप 25 में 11 क्वेश्चन सही करोगे तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 25 में आप 15 से 16 सही करके आओगे। यहाँ मैं आपको पक्का 100% बोल सकता हूँ, ठीक है? ऐसे ही लोगों के CGL में 39, 40, 41 नंबर नहीं आए हैं, ठीक है? बहुत होता है, बहुत होते हैं। 39 मतलब 35 प्लस मार्क्स बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं अगर हम बात करें Tier 1 में, और मल्टीपल लोगों के हैं। प्रोडक्टिविटी पे वैसे मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, बट फर्दर और मैं वीडियोस डालूंगा। विद्याधर चौधरी, 1 नंबर गजब कर दीजिए। क्या क्या बनाते हो और तुम लोग कैसे बना लेते हो ये सब हैं? देखो क्या क्या बनाए पड़े हो। फीस कैसे दे मतलब? फ़ीस कैसे दे मतलब? अच्छा, ये जो लेक्चर्स है ना ये प्राइवेट नहीं होंगे। ये बार बार कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सर प्लीज़ प्राइवेट मत करना। तुम तो, मैं बार बार बता चुका हूँ, जो बैच 11M पे होता है वो बैच की वीडियोज़ हैं, ठीक है? तो वो ही होती हैं सिर्फ। मज़ा आ गया राजा जी। अच्छा, राजा राजा चोलावन को जानते हैं क्या आप? यू आर तलाइवा फर्जी के। चलो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है हैं? ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। चलो भाई, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। खाना वाना खाओ, रिवाइज़ करो, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो, आराम से रहो, फैमिली के साथ